एक मंत्री फिर दूसरे मंत्री, मध्य प्रदेश के ही पुराने नेता कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, बर्खास्त करो, लेकिन यहाँ बचाने की कोशिश पूरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विजय शाह का आ गया है, एक नए साहब आ गए, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, वो नतमस्तक, सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के चरणों में, पूरा देश नतमस्तक है आज नरेंद्र मोदी के चरणों में। उनकी जुबानी सुन लिए, आखिर हो क्या रहा है ये, सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। देवड़ा साहब तो वही कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता, किसी पदाधिकारी, कोई भी इकाई, कोई मंत्री आज तक नरेंद्र मोदी जी से असहमत कभी दिखाई पड़ा? किसी ने कोई एक शब्द आज तक बोले? वरिष्ठतम नेताओं की बात कर लीजिए तो देवड़ा साहब तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। सेना किसी के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुई। सेना इस जनता के लिए खड़ी है, इस देश के गौरवगान के लिए खड़ी है, इस देश के गौरव की सुरक्षा के लिए खड़ी है और उसने हमेशा इसको साबित भी किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किसी अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई की है आज तक जिसने जो किसी भी मामले में आरोपी रहा हो? गंभीर से गंभीर आरोप फग्गन सिंह कुलस्ते साहब के खिलाफ कितने आरोप थे? कौन सी कार्रवाई हुई? आप याद कर लीजिए सिंगरौली में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। कौन सी, आप क्या पार्टी साथ निकाला उनको? कोई संगठन, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई इन्होंने की? विजय शाह साहब के बारे में अगर आप कार्रवाई करने के मन में होते या कोई नैतिक मापदंड आप स्थापित करने के लिए बीजेपी प्रयास करती तो इनको चुनावी राजनीति से बाहर कर देती। इतने आरोप हैं इनके खिलाफ। और शिवराज सिंह चौहान ने 2013 में साहस किया, इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, लेकिन बीजेपी तो लगातार टिकट देती रही। कितने आरोप इनके ऊपर? राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने का आरोप है, अपने इलाके में फिल्म की शूटिंग रुकवाने का आरोप है, जबकि फिल्म कलाकारों ने से रात में मिलने से इनकार कर दिया। एक दो घटनाएं नहीं इनके साथ, एकदम पूरी की पूरी श्रृंखला है। बीजेपी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं कार्रवाई करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को हमेशा ध्यान में रखती है। उस वोट बैंक से सार्वजनिक क्षमता क्या बनती है, बिगड़ती है, इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं की, इसलिए कि अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं के लिए समर्पित है। अब चाहते हैं कि और जो उनका अपना मतदाता, और विजय शाह कितने बड़े नेता हैं, आप खुद भले मैं मान लेता हूं कि 8 बार के एमएलए है वो, लेकिन ऐसा है कि पूरे आदिवासी समाज में उनका असर है। सही है कि आदिवासी समूह का लगभग 50 से अधिक सीटें हैं जहां मध्य प्रदेश में उसका असर है, लेकिन हमेशा आप केवल वोट बैंक की राजनीति करेंगे? आप लगातार सत्ता में हैं, बहुत लोकप्रिय नेता आपकी पार्टी में है, कुछ तो समाज के सामने आप आदर्श रखने की कोशिश कीजिए। नहीं है। जो सवाल दूसरे के बारे में पैदा करते हैं, रविशंकर प्रसाद जी का आपने बयान जितना सुनाया, यह अपेक्षा करते हैं या ये मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो कम से कम पीड़ितों के पास जाना चाहिए। तो क्या इनके ऊपर लागू नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता, अब उम्मीद तो कर रहे हैं, आप चाहते भी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है, तो उनको जाना चाहिए। आपके लोग गए क्या कहीं? राहुल गांधी तो गए, राहुल गांधी तो घायलों से ही मिले, जो शहीद होने वाले परिवार थे उनसे भी जाकर के मिले, उनके परिजनों से मिले। बिहार में जो बीएसएफ का एक जवान बेचारा शहीद होकर के आए थे, उनमें कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, कहाँ दिखाई पड़ रही है? और आज जो भी आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आपने वीडियो दिखाया, बीजेपी कौन होती है उसको जारी करने वाली? सेना कोई बीजेपी का अंग नहीं है, सेना तो देश की है, सभी राजनीतिक दलों की है, एक एक आदमी की है, इस देश की एक जनता की है। उस वीडियो को जो अंत में आते आते हमने दिखाया वो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। क्यों? सेना के नाम पर आप राजनीति करेंगे? आपकी अपनी राजनीति, अपनी योजनाएं, अपने कार्यक्रम, अपनी गतिविधियां, उसके नाम पर आप लोगों के बीच में जाने की स्थिति में आप नहीं है। ये जो सेना के ऊपर सवार होकर के राजनीति करने की कोशिश थी, वह कोशिश इस सीज फायर के बाद जो घटनाक्रम बना उससे प्रभावित होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के नारे को बना नहीं पाई, लोगों के बीच में ले नहीं जा पाई। सीज फायर को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा हुए लोगों के बीच में। जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा की गई और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार आज 6वीं बार फिर से बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने के लिए उन्होंने मदद की।
लगातार कहते जा रहे, एक बार भी कभी किसी व्यक्ति ने मैं खंडन नहीं किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केवल यह बात कही कि बातचीत में व्यापार का मुद्दा नहीं था। लेकिन आपने ये कहा क्या कि जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं उससे हम असहमत हैं? ट्रम्प साहब की कोई भूमिका नहीं है। जो द्विपक्षीय मसलों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा हम हल करना चाहते थे, जिस राजनीति को हम बढ़ाते थे, उसी राजनीति को हम बढ़ा रहे हैं, वही मेरी कूटनीति का हिस्सा है। आज तक किसी ने नहीं कहा, न तो रक्षा मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, जिनको कहना चाहिए था। ये जिस घटनाक्रम हुआ, इसने भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा सिजरा था वो बिखेर दिया। और भारत सरकार ने, भारत देश ने कभी भी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया, कभी भी नहीं स्वीकार किया। और ये जो एक कूटनीति रही है भारत की कि पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद का पर्यायवाची बना के रखा गया, उससे पाकिस्तान निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तमाम देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ करके दुनिया के तमाम देश बात करने लगे। यह हमारी कूटनीतिक विफलताएं को क्या हासिल कर लिया हमने इस पूरे अभियान के तहत? ये सवाल बीजेपी के ऊपर पैदा हो रहे हैं, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। अगर आप किसी चीज की अगर आप बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि गुजरात समाचार के ऊपर जो आप इनका छापा पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ आरोप है? और अगर ये इतना ही गंभीर मसला था तो इतने लंबे समय तक आपको इंतजार करने की जरूरत पड़ गई? ऐसे मौके पर जब ये पूरा का पूरा समाचार पत्र समूह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के आक्रामक बना हुआ है, तब आप उनको ईडी को लेकर वहां पहुंच गए। और ईडी के पास कोई समाचार पत्र के खिलाफ कोई मामला है तो उसकी जांच करें। अभी इन्हीं के कार्यक्रम में और ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने जाके कहा कि आप गिरफ्तारी पे बल मत दीजिए, आपका गिरफ्तारी पे जोर नहीं होना चाहिए, मामले की जांच कीजिए। या किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं कहा, विपक्ष के नेता ने नहीं कहा, किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जाकर के इनके कार्यक्रम में कहा कि आप जांच पे बल दीजिए, अगर आपके पास मामला है तो जांच कीजिए। लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, यह बताता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने आलोचकों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन ताकतों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो सरकार की कमियों को, सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में ले जा रहा है। यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देना, किसी लोक गायिका के खिलाफ, किसी विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर के खिलाफ जो सरकार के आलोचक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना, अखबारों के ऊपर छापे डालना, ये क्या है? और अगर आप पत्रकारिता में शुचिता चाहते हैं तो कम से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया के उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जिन्होंने इस संघर्ष के दौरान तमाम तरह के दुष्प्रचार किए, तमाम तरह की ऐसी बातें उन्होंने कही जो भारत सरकार जी से सहमत नहीं थी, सेना जी से सहमत नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये डबल स्टैंडर्ड है वह पूरा का पूरा लोगों के बीच में एक्सपोज हो गया, पूरी की पूरी तरह से पार्टी एक्सपोज हो गई है। आप और एक पूरा घटनाक्रम देख लीजिए। आप विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करना पत्थर पे घास उगाने की तरह है। इसके पहले का घटनाक्रम आप देख लीजिए। ये जो कुश्ती संघ में जो विवाद पैदा हुए थे, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हुआ था, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? कौन सा संगठनात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की उनके खिलाफ? उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दे दिया। कोई एक उदाहरण आप नहीं दे सकते। और तमाम तरह के आरोप लगे। कर्नाटक का बात बीजेपी लगातार कर रही है। कर्नाटक में जिस जेडीएस नेता के पक्ष में प्रधानमंत्री जी वोट मांगने गए थे, कितने गंभीर आरोप थे, कितने गंभीर आरोप थे वो। आज तक पार्टी को उसको लेकर के कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी नहीं खेद व्यक्त किया कि नहीं हमसे गलती हो गई, हम नहीं जान पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो आधार है वह हमेशा अपने ध्रुवीकरण की राजनीति और अपने वोट बैंक को संबोधित करने की कोशिश है। समाज में कोई उच्च आदर्श बात तो बड़ी बड़ी करती है, नैतिकता की बात, उच्च आदर्शों की बात, समाज के विकास की बात, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की बात, नैतिक जीवन के प्रति तमाम तरह के अच्छे अच्छे लक्ष्यदार बात है। लेकिन राजनीतिक जीवन में उस किसी भी मानव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिससे इसके राजनीतिक फायदे न होते हो जी। अगर राजनीतिक फायदा है वह इनकी पहली प्राथमिकता है। और ये राजनीति को दलीय हित से ऊपर न उठना कम से कम समाज और देश के पक्ष में